हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स पूजी पर। और जो हम क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, वहां पर हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक आपका इंडियन इकोनॉमी और एक आपका 5 इयर्स प्लान। आज हम करने वाले हैं आपके साथ चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड में हम क्या करने वाले हैं कि सर जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर थे, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर थे और जो ट्रेड सेक्टर थे, इनको जो हमारी ब्रिटिश सरकार ने बर्बाद कर दिया था, उनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने क्या क्या चेंजेस करा, कैसे क्या चीज ठीक करी, इसके बारे में पढ़ने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे टॉपर्स बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होती है, नोट्स, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पर सब चीज प्रोवाइड करी जाती है विद वन टाइम फीस। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो आपकी वो फीस 700 रुपीज है वन टाइम, और अगर तीनों सब्जेक्ट लेते हो, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तो उसकी फीस 2000 है ग्रुप में। प्राइवेट क्लासेस भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो बेटा यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर में दोबारा लिख देता हूँ 9690105047। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो ये मेरी आईडी है ऋषभ त्यागी 1610। तो प्लीज आप सभी जाकर मेरे को वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं 1610। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सर एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे हुए। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, इनकी जो मेन हेडिंग थी वो थी हमारी एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए? सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इनका एम ये था कि जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी हमारी इनइक्वालिटी है, किसमें सर? इंडियन एग्रीकल्चर में, उसको ठीक करना। तो इन्होंने क्या क्या ठीक करा, किस तरीके से? सबसे पहले इन्होंने करा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो दलाल थे। आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में ब्रिटिश सरकार ने एक सिस्टम लागू किया था, जमींदार सिस्टम, है ना, जो हमारे स्टेट एंड जो टिलर थे, कल्टीवेटर्स थे, उसके बीच में था, उसको उन्होंने खत्म किया। और अब जो असली मालिक थे, ओनरशिप थे, जिनके पास ओनरशिप थी, उनको अच्छा अधिकार मिलता था। जो कल्टीवेटर्स थे उनको अच्छा अधिकार मिलता था। इनके दो ऑब्जेक्टिव थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था कल्टीवेटर्स का जमींदारी सिस्टम से, उसको हटाना, और जो कल्टीवेटर्स है उन्हें टाइम टू टाइम इंसेंटिव देना ताकि वो और उसमें इंप्रूव कर सके। तो जो हमारा इंटरमीडिएरीज का एवोल्यूशन हुआ था, वो हमारे करीब करीब 200 लाख टीनेंट ऐसे थे जिनको अपने ओनरशिप का अधिकार मिला, और ये अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए गवर्नमेंट के, और उन्हें अपने लैंड का रेवेन्यू मिलने लगा। दूसरा इन्होंने काम करा सीलिंग ऑन लैंड। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है कि अब जब कोई भी इंसान खेत लेता था तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, लार्ज फार्मर के हिसाब से किया जाता था कि उनको उतना ही शेयर मिलेगा, बाकी जो बच जाता था वो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी और आने वाले लोगों को बांट। फिर था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, आपको मालूम था कि जो हमारे एग्रीकल्चर था वो फ्रेगमेंटेड था। फ्रेगमेंटेड का मतलब दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा। पहले जो खेत होते थे वो टुकड़ों में होते थे, अब उनको एक कर दिया गया। यानी कि अगर किसी इंसान के पास, फार्मर्स के पास खेत होते थे, तो वो इधर उधर की जगह एक ही जगह खूब सारे खेत होते थे ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो इसकी वजह से 2004 में करीब करीब 1633 लाख
हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कंसोलिडेटेड किए गए। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सर कि जो रेंट लिया जाता था वो एक तो फिक्स था, और जब उनका प्रोडक्शन अच्छा होता था, फायदा अच्छा होता था, तब वो रेंट बढ़ा दिया जाता था। तो अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि 1/3 जो रहेगा वो रेंट के लिए जाएगा और 2/3 रहेगा वो कल्टीवेटर्स अपने पास। लास्ट था कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि जो हमारे फार्मर्स थे उनके संग बार्गेनिंग करी जाती थी, उनको सही से पैसे नहीं जाते थे, उनका सामान लो प्राइस पर दिया जाता था। तो अब कोऑपरेटिव फार्मिंग के में क्या होता था कि फार्मर्स जो इनपुट बाय करेगा, जो रॉ मटेरियल बाय करेगा, वो लोअर प्राइस में करे और जब उन्हें बेचे तो हायर प्राइस में करे। तो ये तो सारा था लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, बट इतने रिफॉर्म्स होने के बाद भी ये जो लैंड रिफॉर्म था वो पूरे कंट्री में हर जगह अच्छे से नहीं लागू हो पाया। जो आपके एरिया थे वेस्ट बंगाल एंड केरला, यहां पर हमारे लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली हुए, बाकी जगह पर हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो इफेक्टिवली हम अचीव नहीं करवा पाए। दूसरा है हमारा रिफॉर्म टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि तकनीक में सुधार करना। तकनीक में सुधार कैसे होगा, जैसे कि आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो हमारी सीड्स होती थी हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स, उनका इस्तेमाल करना जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन का मतलब क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट, यानी कि उसमें इंक्रीजमेंट हुआ। 1967 से 1968 के बीच में जो फूड ग्रेन्स थी वो करीब करीब 25% से बढ़ गई। अब एलिमेंट्स क्या क्या कहते हैं सर, हमारे टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। एक तो हमारा HYV सीड्स था। 1965 से लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करने लगे। अब हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या हुआ, जो भी हमारे वीट का प्रोडक्शन था, बाजरा का, राइस का, मेस का, ज्वार का, कॉटन का, इनका जो प्रोडक्शन था उसमें राइस देखने को मिला। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया सर। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने रिवील किया कि 2018 से 19 में करीब करीब 272.28 लाख टन का केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए गए। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि कीड़े मकोड़े फसल को खराब नहीं करते। इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छा किया गया। इरिगेशन फैसिलिटी, पानी वगैरह की फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो 1951 में जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो सिर्फ 17% थी और आज की टाइम में वो 45% है, तो उसमें बढ़ा देखने को मिला। तो अलग ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसके अलग अलग फेज देखने को मिले। बात करी जाए मिड 60s से मिड 70, मिड 60 में क्या हुआ कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो लार्जली हमारा हुआ व्हीट एंड राइस में, जो कि अलग अलग रीजन में बनाए जाते थे, जैसे कि आपकी स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर HYV सीड्स का इस्तेमाल करके इंक्रीज हुआ उनका प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करके। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें जो फार्मर्स थे जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इनपुट्स वगैरह हैं, उनको बेनिफिट हुआ। फिर बात करी जाए मिड 70s से 80s में, इसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे पैमाने पर फैल गया। गवर्नमेंट ने लोन देना भी प्रोवाइड कर दिया लोगों को, स्मॉल फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो HYV सीड्स खरीद सके, अच्छा प्रोडक्शन कर सके। गेन क्या हुआ सर, ग्रीन रेवोल्यूशन का गेन क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो 2019-20 में 3421 किलो पर हेक्टेयर तक बढ़ गया, कंपेयर टू 660 केजी था 1951 राइस, ठीक है ना। दूसरा सब्सटेंशियल राइज हुआ। क्यों हुआ सर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा था,
इन सारी चीज का इस्तेमाल हो रहा था। अब लोग क्या होने लगे सर, लोग क्या होने लगे, जो पहले हम क्या करते थे, पहले वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी उतना ही उगाते थे जितना वो खुद खाए। अब वो सब्सटेंशियल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग पे आने लगे, यानी कि जो उनका मार्केट सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा होता था, उसको वो मार्केट में बेच दिया करते थे। अब फार्मर्स का जो आउटलुक था वो चेंज हो गया। लेकिन ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी सर कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहली बात, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स ही थी जिन पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जैसे कि आपकी व्हीट एंड राइस, है ना। उसके बाद अनइवन स्प्रेड, देश के किसी किसी एरिया में हुआ, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, लेकिन जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, भाई जो आपके HYC सीड्स आती थी, ये तकनीक आती थी, ये एक्सपेंसिव होती थी, तो जो फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स नहीं, जो अच्छे फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे, वो तो खरीद पाते थे, और जो लोग नहीं है वो नहीं खरीद पाते थे। फिर इकोनॉमिक डिवाइड, इसने हमारे जो फार्मर्स थे उनको अलग अलग बांट दिया, एक रिच फार्मर्स और एक पुअर फार्मर्स। तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर, बात आती है आपकी, ये तो बात हो गई आपकी एग्रीकल्चर की, सर एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हुई। फिर बात आई आपकी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में क्या क्या किया गया, इंडस्ट्री को सही करने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें। देखो बेटा, जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ थी वो जब भी पॉसिबल है जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से काम करे, और वो आपने देखा कि कैसे कर सकता है। अब इंडस्ट्री जो होती है वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, अच्छा प्रोवाइड करती है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को भी, रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो उनके लिए क्या करा, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा इंडस्ट्री को चेंज करने। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो कि कंट्रोल और रन किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। इनका मेन काम होता है सोशल वेलफेयर करना। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं सर जो रन किए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, और इनका मूल मोटिव क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाए कि क्यों गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी आगे आने की, पब्लिक सेक्टर को क्यों जरूरत पड़ी इंडस्ट्री सेक्टर में आने की, लैक ऑफ कैपिटल। देखो, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में काफी ज्यादा पैसे की जरूरत थी, और वो खर्चा हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग थे, टाटा बिरला, जो कि उस समय इंडस्ट्रीज हाउस में थे, तो इसलिए ज्यादा पैसा चाहिए था, और जो आपको सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती। उसके बाद लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जो प्राइवेट लोग थे उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। अब ज्यादा पैसा नहीं था तो लो इनकम थी, लो इनकम से डिमांड कम होगी, मार्केट का साइज कम होगा, इन्वेस्टमेंट का साइज कम होगा, इस वजह से। तीसरा, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, अगर आगे चल के कोई ग्रोथ करना चाहता है, सोशल जस्टिस करना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट ही ज्यादा सोचेगी एज कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। तो इनकी वजह से हमारा इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में, जिसमें क्या क्या किया गया, सबसे पहला थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरी में डाल दिया। पहली कैटेगरी थी जो कि पब्लिक सेक्टर द्वारा चलाई जा रही थी, जैसे कि आपके एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, डिफेंस। दूसरी कैटेगरी थी जिसमें आपका दोनों काम कर रहे थे, प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन जो मेन रोल था, जो प्राइमरी रोल था, वो पब्लिक सेक्टर का था, और जो सेकेंडरी था वो हमारे प्राइवेट सेक्टर। तीसरी कैटेगरी थी जो पहली और दूसरी में नहीं आती। तो ये तो पहला काम किया गया, थ्री फोल्ड। फिर दूसरा किया गया इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस का मतलब था कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर थे उनको अगर इंडस्ट्रीज में आना है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। जो बेसिक आइडिया था लाइसेंसेस का वो ये था कि हम लोगों को एनकरेज कर सकें कि वो इंडस्ट्री खोले बैकवर्ड एरिया में इक्वलिटी आए, है ना। अब इक्वलिटी आए, रीजनल इक्वलिटी आए, बैकवर्ड एरिया डेवलप हो, ये सारी चीजों के लिए हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया IPR 1956 में। फिर इंडस्ट्रियल कंसेशन,
इंडस्ट्रियल कंसेशन में क्या था, प्राइवेट एंटरप्रीनियर्स को प्रमोट करने के लिए उन्हें कई तरीके के कंसेशन दिए जाते, जैसे टैक्स हॉलिडे दिए जाते थे, कभी कभी आपको टैक्स से राहत मिल जाए, कभी कभी आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था, जो आपकी पावर सप्लाई होती थी उस पर आपको सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट की वजह से। ये 3 चीजें हुई हमारे आईपीआर। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या हाल था उससे, जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनमें प्रमोट करा जा रहा था एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी। जो ग्रोथ थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, जैसे आयरन एंड स्टील ट्रांसपोर्ट, वो जनरेट कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और जो ग्रोथ थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो जनरेट कर रही थी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की और सोशल जस्टिस की। इंडस्ट्री में प्रेजेंटली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कि जब 1951 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आया था उसमें था कि जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा नहीं है वो क्या होती है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के टारगेट को अचीव करने के लिए इनके ऊपर एक कमेटी बैठती है जिसको हम कहते हैं कर्व कमेटी। कर्व कमेटी को हम विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, और ये आई थी आपकी 1955 में, और इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स थे। क्या क्या सर? सबसे पहला, ये किसके कैटेगरी की बात करूंगा मैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। सबसे पहला एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा काम लोग करते हैं, इसलिए ये लेबर इंटेंसिव है, ये रोजगार निकालती है एज कंपेरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना है तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा था एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता था, जैसे कि जो भी आपके रॉ मटेरियल, इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, वो आसपास ही मिल जाता है। और फिर था आपका एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। तो ये तो बात थी हमारी इंडस्ट्रीज की। तीसरा डेवलपमेंट हुआ हमारे ट्रेड में। ट्रेड में क्या देखने को मिला कि जो एक पॉलिसी अपनाई गई थी जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 1950 से लेकर 1990 तक एक पॉलिसी चलाई गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको बचाना, कैसे, इंपोर्ट उनकी रिस्ट्रिक्शन कर देना, बाहर से सामान नहीं आए, ठीक है ना, और बाहर सामान कैसे नहीं आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी में चेंजेस करना। अब इंपोर्ट ड्यूटी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है एक ड्यूटी होती है जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट की प्राइस होती है वो बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, और उसके बाद कोटास। कोटास में क्या होता है, गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग गुड्स का उन पर लगता है। तो यहाँ पर क्या करा गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में सर पहला पॉइंट, जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, है ना, जो भी हमारा, तो बेसिकली अगर मैं आपसे वन लाइन में बात कहूं कि क्या थी सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या हुआ था, इसमें हम फॉरेन एक्सचेंज को रोकना चाह रहे थे। ठीक है, कैसे कि जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर, जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन सामान को हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, और मार्केट में ये हमारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, ताकि जो फॉरेन से कंपटीशन मिल रहा था वो बंद हो सके। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिले जिसे हम कहते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी 1950 से 1990 तक, जिसमें कुछ गुड इफेक्ट भी थे और बैड इफेक्ट। साइलेंट फीचर्स हमको क्या देखने को मिले कि सर जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसको इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना, जो प्राइवेट सेक्टर था वो एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ रहा था, परमिट लाइसेंस राज। ठीक है ना, इसमें क्या था कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आना है लीगली तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो भी इंडस्ट्रीज की प्रोसेस थी वो फोकस करी जा रही थी
कि वो किस पर फोकस करेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जा रहा था ताकि उनके इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगाया जा रहा था, इंपोर्ट कोटा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी डेवलप करी जा रही थी, ये सारी चीज। अब इसके अच्छे इफेक्ट और बुरे इफेक्ट क्या, कि आपको गुड इफेक्ट कौन से लगे और बैड इफेक्ट कौन से लगे। गुड इफेक्ट में बात करी जाए, गुड इम्पैक्ट में बात करी जाए कि जो मार्केट था इंडस्ट्रियल आउटपुट का वो इंक्रीज हुआ, जो हमारे इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर थे वो डाइवर्सिफाइड हुए अलग अलग, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो अच्छे से लॉन्च हो पाई, और जो SSI है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। ये तो गुड इम्पैक्ट है। सर बैड इम्पैक्ट क्या था, कि जो पब्लिक सेक्टर था उनकी वो मोनोपोली बन गई, क्या, डेड सोशल वेल्फेयर। वहां पर सोशल वेलफेयर को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब वहां पे वो इनएफिशिएंट, यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो था आपका वो इनएफिशिएंट हो गया था, और अब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे रिलाय नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी बंद हो गया था। तो ये एक तरीके से बैड इम्पैक्ट देखने को मिले। तो यहाँ ये चैप्टर था कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंज देखने को मिले, कैसे हुए, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कैसे हुए, और आपके ट्रेड सेक्टर। अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, कैसे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।